सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बालकों के शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास के बारे में। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान की परिभाषाएं, इसके अलावा बालक के विकास की जो तीनों अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन तीनों को हमने विस्तार से पढ़ लिया था। अब दोस्तों, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में कौन कौन से प्रमुख रूप से शारीरिक विकास होते हैं, इसके अलावा मानसिक विकास होते हैं और संवेगात्मक विकास होते हैं बच्चों के अंदर, इसके बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास किस तरीके से होता है, मानसिक विकास कैसे होता है और संवेगात्मक विकास कैसे होता है। सबसे पहले हम शारीरिक विकास का मतलब समझ लेते हैं। शारीरिक विकास का मतलब है कि बच्चों की लंबाई कितनी बढ़ती है, इसके अलावा बच्चों के दांत निकलने कब शुरू होते हैं, दूध के दांत कब निकलते हैं, बच्चों की किस उम्र में कितनी हड्डियां होती हैं, उनके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, ये सब बातें हम जानेंगे। ठीक है। और मानसिक विकास के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि बच्चों में सोचने समझने की क्षमता कितनी बढ़ रही है, वह वस्तुओं में अंतर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, वह लोगों को पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते। शैशवावस्था से लेकर के, यानी कि जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था, यानी कि जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था में बच्चों के अंदर कौन कौन से चेंज आते हैं, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक। तो यहाँ पर ये आपने देखा, मानसिक विकास में बच्चों को सोचने समझने की क्षमता, अंतर करने की क्षमता, बच्चे कितना शब्द बोल पाते हैं किस अवस्था में। ठीक है। लोगों की बातों को कब वो समझना शुरू करते हैं, भाषा को कब समझना शुरू करते हैं। और संवेगात्मक विकास के अंतर्गत बच्चे जैसे कि क्रोध करना हुआ, रोना हुआ, चिल्लाना हुआ, या बच्चा भयभीत हो गया, ये सब चीजें क्या है, ये सब संवेग हैं। ईर्ष्या, द्वेष, ये सब संवेग के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले शैशवावस्था में शारीरिक विकास। सब शैशवावस्था मतलब जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था। तो देखिए, शैशवावस्था में शारीरिक विकास किस तरीके से होता है, भार कितना होता है बच्चे का। तो जन्म के समय और पूरी शैशवावस्था में बालक का जो भार होता है वह बालिका से अधिक होता है, यानी कि लड़कों का जो भार होता है वो लड़कियों से अधिक होता है। जन्म के समय बालक का भार लगभग 7.5 पाउंड और बालिका का भार लगभग 7.13 पाउंड होता है, यानी कि लड़कों का जो भार होता है लड़कियों से अधिक होता है जन्म के समय। अब लंबाई देखिए, जन्म के समय वह पूरी शैशवावस्था में जो बालक की लंबाई होती है वो बालिका से अधिक होती है, यानी कि जन्म से लेकर के जो 5 वर्ष तक की अवस्था होती है शैशवावस्था, इसमें जो लड़कों की लंबाई है लड़कियों से अधिक रहती है। जन्म के समय लड़कों की लंबाई सामान्यतः 20.5 इंच और लड़कियों की 20.3 इंच, जो कि बालकों से कम ही होती है। याद रखिएगा। इसके बाद देखिए सिर व मस्तिष्क। तो देखिए, शिशु के सिर की जो लंबाई होती है वह उसके शरीर की कुल लंबाई का 1/4 यानी कि 1/4 होता है। अब देखिए, जो उसके सिर का भार होता है जब यह जन्म लेता है तो यह 350 ग्राम होता है और अगले 2 वर्षों में जो भार होता है उसके सिर का वह 2 गुना हो जाता है, यानी कि 350 यानी कि 700 ग्राम हो जाता है 2 वर्षों में। तो यहाँ पर आप देखिए 350 ग्राम से कितना हो गया, 700 ग्राम हो गया 2 वर्षों में। अब देखिए इसके बाद 5 वर्ष में शरीर के कुल भार का यह 80% हो जाता है, यानी कि जो उसके मस्तिष्क का, उसके सिर का भार है यह 5 वर्ष में उसके शरीर के कुल भार का 80% हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो नवजात शिशु होता है उसके सिर की लंबाई की बात जब करेंगे हम, तो उसकी लंबाई, उसके सिर की लंबाई जो होती है उसके पूरे शरीर की लंबाई का 1/4 होती है। और जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके मस्तिष्क का भार कितना होता है, 350 ग्राम होता है। दूसरे साल में यह क्या होता है, दोगुना हो जाता है, यानी कि 700 ग्राम हो जाता है। और जब शिशु 5 वर्ष की अवस्था में पहुंचता है तो उसके मस्तिष्क का जो भार होता है वो उसके पूरे शरीर के भार का 80% हो जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए हड्डियां। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है। शैशवावस्था में शिशु की हड्डियां छोटी और संख्या में ज्यादा, इसके अतिरिक्त कोमल और लचीली और भली प्रकार से जुड़ी हुई नहीं होती हैं।
धीरे धीरे हड्डियां कैल्शियम, फास्फेट व अन्य खनिज पदार्थों की सहायता से दिन प्रतिदिन कड़ी होती चली जाती हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो बच्चों की हड्डियां होती हैं वो बहुत सॉफ्ट, बहुत कोमल होती हैं। इसीलिए अगर बच्चे गिर गए हैं, कहीं पर हड्डी में क्रैक आ गया है या कहीं हड्डी टूट गई है, तो बहुत ही आसानी से बच्चों की हड्डियां जुड़ जाती हैं। क्यों जुड़ जाती हैं? क्योंकि वह बनने की अवस्था होती है, हड्डियों के मजबूत होने की धीरे धीरे अवस्था होती है। और तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप याद रखिएगा कि 270 हड्डियां होती हैं नवजात शिशु में। ठीक है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, दांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छठे माह में शिशु के अस्थायी या दूध के दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। छठवें माह में जब बच्चा 6 महीने का होता है तो उसके दूध के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं और 4 वर्ष की आयु तक शिशु के दूध के सारे दांत निकल जाते हैं। यानी कि सारे के सारे दांत जितने भी निकलने होते हैं दूध के सारे 4 वर्ष की अवस्था तक निकल जाते हैं। इसके अलावा इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि जो नवजात शिशु है, जब वह 4 वर्ष की अवस्था में आता है तो उसके दूध के सारे दांत निकल चुके होते हैं। अब देखिए इसके बाद शैशवावस्था में मानसिक विकास, जो जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था होती है, इसमें किस तरीके से मानसिक विकास होता है बच्चों का, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही है शैशवावस्था, आप लोगों ने सभी अवस्थाओं के विषय में विस्तार से पहले ही पढ़ लिया है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के विषय में। अब देखिए यहाँ पर सोरेनसन का एक कथन है। सोरेनसन के शब्दों में जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रतिमास और प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह केवल रोता है, धीरे धीरे उसे इमोशन समझ में आने लगते, धीरे धीरे वह अपनी माता को पहचानता है, अपने आसपास के लोगों को अपने घर में धीरे धीरे पहचानने लगता है। फिर जब 6 महीने का होता है उसके दांत निकलने शुरू होते हैं। तो इस तरीके से एक प्रक्रिया होती है जिससे बच्चा हर दिन कुछ ना कुछ नया उसके साथ होता है। ठीक है। अब देखिए जन्म के समय वह पहला सप्ताह, इसमें क्या होता है, किस तरीके से उसकी मानसिक शक्तियों का विकास होता है। तो जॉन लॉक का मत है, नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर वह अनुभव लिखता है। तो यह किसने कहा है? जॉन लॉक ने कहा है कि नवजात शिशु का जो मस्तिष्क होता है वो कोरे कागज के समान होता है। जॉन लॉक का कथन है, जिस पर वह अनुभव लिखता है। फिर भी शिशु जन्म के समय ही कुछ न कुछ जानता है, जैसे कि छींकना, हिचकी लेना, दूध पीना, हाथ पैर हिलाना, आराम न मिलने पर रोकर कष्ट प्रकट करना। ये सब बच्चा जन्म लेते ही उसे पता रहता है। रोना तो कोई सिखाता नहीं है, बच्चे को जन्म से ही कुछ चीजें पहले से ही आती रहती हैं। इसके बाद दूसरा सप्ताह में इसमें क्या होता है, शिशु प्रकाश, चमकीली और बड़े आकार की वस्तुओं को ध्यान से देखता है। लाइट जल रही है तो उसको ध्यान से देखेगा बच्चा। कहीं पर भी कुछ भी प्रकाशित होगा या फिर कोई चमकीली चीज देखेगा तो उसको देख करके वह आकर्षित होगा। अब देखिए इसके बाद पहला माह, जब बच्चा 1 महीने का होता है तो क्या क्या परिवर्तन होता है। शिशु कष्ट या भूख का अनुभव होने पर विभिन्न प्रकार से चिल्लाता है, हाथ में दी जाने वाली वस्तु को पकड़ने की चेष्टा करता है। यानी कि बच्चा क्या करता है, जब उसे भूख लगती है तो वह क्या करता है, चिल्लाता है। पहले माह की बात है। और हाथ में कोई चीज आप उसको पकड़ाओगे, कोई खिलौना पकड़ाओगे या कुछ खाने की चीज पकड़ाओगे तो वह उसको पकड़ेगा। अब देखिए इसके बाद दूसरा सप्ताह, जब वह दूसरा माह यानी कि जब दूसरे महीने में बच्चा प्रवेश करता है तो क्या होता है, शिशु आवाज सुनने के लिए सिर घुमाता है, जैसे कि उसे लगता है कि उसे कोई बुला रहा है। सब स्वरों की ध्वनियां उत्पन्न करता है, सब स्वरों की ध्वनियां, यानी कि वह स्वरों की ध्वनियां उत्पन्न करता है और वस्तुओं को अधिक ध्यान से देखता है। तो दूसरे माह में बच्चा स्वरों की ध्वनियां निकालना शुरू कर देता है और लोगों को क्या करता है, वो बहुत ही ध्यान से देखना शुरू कर देता है। इसके बाद देखिए चौथा माह, इसमें क्या होता है, शिशु सब व्यंजनों की ध्वनियां उत्पन्न करता है, दी जाने वाली वस्तु को दोनों हाथों से पकड़ता है और खोए हुए खिलौने को खोजता है। जब शिशु 4 माह का होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें वह व्यंजनों की ध्वनियां निकालता है और उसको कोई सामान आप दोगे उसको वह हाथ से पकड़ेगा और अगर उसका कोई खिलौना खो गया तो उसको ढूंढने का भी प्रयत्न करेगा। अब जब शिशु 6वें माह में पहुंचता है तब क्या होता है, शिशु सुनी हुई आवाज का अनुकरण करता है तथा अपना नाम समझने लगता है एवं प्रेम और क्रोध में अंतर जान जाता है। यानी कि कौन उससे प्रेम से बात कर रहा है, कौन उसको डांट रहा है, ये बात उसको 6वें महीने में समझ में आने लगती है और वह आवाज का, सुनी हुई आवाज का अनुकरण करता है। यानी कि उसे ये बात समझ में आ गई, माता बुला रही है, पिता बुला रहे हैं, दादी बुला रही है, बाबा घर में कौन बुला रहा है, उसको सबकी आवाजों को धीरे धीरे पहचानने लगता है।
इसके बाद देखिए 8वां माह, शिशु अपनी पसंद का खिलौना छांटता है और दूसरे बच्चों के साथ खेलने में आनंद लेता है। यानी कि जो 8वें महीने में जब बच्चा आता है, तो यहाँ पर क्या होता है, 8वें महीने में बच्चा अपनी पसंद का जो खिलौना उसे पसंद है, ढेर सारे खिलौने रखे हुए हैं, गाड़ियां रखी हुई हैं, उसमें ढेर सारी गुड़िया रखी हुई, उसे जो पसंद आएगा उसको वह उसमें से ले लेता है और दूसरे बच्चों के साथ भी वह खेलता है, यानी कि जो उसी के उम्र के हैं। इसके बाद देखिए, जब शिशु 1 साल का होता है तब क्या परिवर्तन होता है, यानी कि पहले वर्ष में शिशु 4 शब्द बोलता है और दूसरे व्यक्तियों की क्रियाओं का अनुकरण करता है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जब बच्चा 1 साल का होता है तो वह 4 शब्दों को बोलता है, अपने माता पिता या पापा मम्मी इस तरीके से वह बोलता है 4 शब्दों को, और जो घर में उसके आसपास जो भी चीज कोई कर रहा है उसी तरीके से वह करने की कोशिश करता है। इसके बाद देखिए दूसरा वर्ष, शिशु 2 शब्दों के वाक्यों का प्रयोग करता है, जैसे कि खाना, खाना लाओ, पानी लाओ, इस तरीके से मतलब 2 शब्दों के वाक्यों का वह प्रयोग कर लेता है। और वर्ष के अंत में उसके पास 100 से लेकर के 200 शब्दों का भंडार हो जाता है, यानी कि जो दूसरा वर्ष होता है बच्चे का, उसमें वह 2 शब्दों के वाक्यों को बोल लेता है और उसके पास 100 से 200 शब्दों का भंडार हो जाता है, शब्द भंडार। तीसरा वर्ष, जब बच्चा 3 साल का होता है तब क्या होता है, शिशु पूछे जाने पर अपना नाम बताता है, यानी कि जब बच्चा 3 साल का होता है तो उसका मानसिक विकास किस तरीके से होता है, वह पूछे जाने पर अपना नाम बता देता है और सीधी या लंबी रेखा देखकर वैसी ही रेखा खींचने का प्रयत्न करता है। जैसे कि इस तरीके से कोई रेखा खींच रहा है तो उसको देख करके वह भी इस तरीके से रेखा को सीधी खींचने की कोशिश करेगा। अब देखिए, जब बच्चा 4 साल का होता है तब क्या होता है, चौथा वर्ष, शिशु 4 तक गिनती गिन लेता है। इसके इसके अलावा देखिए, छोटी और बड़ी रेखाओं में अंतर जान जाता है, अक्षर लिखना आरंभ कर देता है और वस्तुओं को क्रम से रखता है। तो देखिए यहाँ पर जो चौथा वर्ष है इसमें बच्चा क्या कर लेता है, इसमें 4 तक गिनती गिन लेता है और छोटी और बड़ी रेखाओं में अंतर, यानी कि ये छोटी रेखा है, ये बड़ी रेखा है, कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है यह बता ले जाता है और वस्तुओं को क्रम से रखता है। यानी कि इस तरीके से बच्चों को फिल करने के लिए आते हैं बहुत सारे खिलौने, जिसमें त्रिभुज बना होता है, चतुर्भुज बना होता है, पंचभुज बना होता है और उसमें उसी आकार के टुकड़े रखने होते हैं बच्चों को। तो ये बच्चों को आकृतियों का ज्ञान भी धीरे धीरे यहाँ पर होता है, वस्तुओं को क्रम से रखना भी बच्चे सीखते हैं। 5वां वर्ष, शिशु हल्की और भारी वस्तुओं या विभिन्न प्रकार के रंगों में अंतर जान जाता है, वह अपना नाम लिखने लगता है एवं 10 से 11 शब्दों के वाक्यों को दोहराने लगता है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो 5वां वर्ष होता है इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा हल्की और भारी वस्तुओं में अंतर समझने लगता है और रंगों में भी अंतर वह जानने लगता है। तो 5वें वर्ष में बच्चा आता है तो उसे समझ में आता है कि कौन सी वस्तु भारी है, कौन सी वस्तु हल्की है। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे 6वां अवस्था में संवेगात्मक विकास, बच्चे का जो संवेग होता है वह किस तरीके से परिवर्तित होता है। तो स्पिट्ज ने कहा है कि संवेग जन्म से ही विद्यमान नहीं रहते हैं, मानव व्यक्तित्व के किसी भी अंग के समान उनका भी विकास होता है। तो यहाँ पर ये इनका अपना मत है, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि जो संवेग है वो जन्म से ही होता है बच्चे के, जैसे कि बच्चे का जो रोना होता है, रोना वो उसे जैसे जन्म लेता है रोना उसको कोई सिखाता नहीं है, वह जन्म लेते ही रोना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से बच्चे में कुछ ना कुछ संवेग जन्म के समय ही होते हैं। अब ब्रिजेस के अनुसार शिशु में जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है और 2 वर्ष की आयु तक उसमें लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। देखिए यहाँ पर शिशु अपने जन्म के समय से ही संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति करता है, उसका रोना, चिल्लाना और हाथ पैर पटकना इस बात का प्रमाण है। शिशु के संवेगात्मक व्यवहार में अत्यधिक अस्थिरता होती है, जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके संवेगात्मक व्यवहार में भी स्थिरता आ जाती है। यानी कि देखिए, पहले में बताया है कि बच्चा अपनी अपनी बातों को वह किस तरीके से मनवाता है, अपने व्यवहार की अभिव्यक्ति कैसे करता है, वह रोता है, चिल्लाता है, हाथ पैर पटकता है, क्योंकि जब जन्म लेता है शिशु, जो नवजात शिशु होता है, इसके अलावा वो कर भी क्या सकता है, या 5 से 6 महीने का शिशु होता है, क्योंकि वह बोल तो सकता नहीं, अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कह तो सकता नहीं है, ठीक है। तो वह रो करके, चिल्ला करके, हाथ पैर पटक करके ही वह ये चीज बताएगा कि हाँ ये चीज खराब है, ये चीज अच्छी लग रही है, ये चीज तीखी लग रही है, कड़वी लग रही है। अब देखिए, संवेगात्मक व्यवहार में अत्यधिक अस्थिरता होती है। इसका क्या मतलब है कि बच्चा अचानक से उससे कोई खिलौना उसका छीन लिया गया तो वो रोने लगता है,
ठीक है, और अचानक से उसे वह खिलौना मिल गया तो वो खुश हो गया, हंसने लगा। तो इस तरीके से बच्चे का जो संवेग होता है वो अस्थायी होता है, यानी कि संवेग में बहुत ही अधिक अस्थिरता होती है। तो कभी वह खुश होगा, कभी तुरंत रोने लगेगा, लेकिन धीरे धीरे उसे ये समझ में आ जाता है कि हाँ, हमें अपने खिलौने भी अदर बच्चों के साथ या जो और बच्चे हैं उनके साथ भी शेयर करना चाहिए, मिलकर खेलना चाहिए। तो धीरे धीरे उसके संवेगात्मक व्यवहार में स्थिरता आने लगती है। अब जस्टिन के अनुसार 3 वर्ष की आयु में शिशु में अपने साथियों के प्रति प्रेम का विकास हो जाता है और वह उनके साथ खेलता एवं हंसता है। तो 3 वर्ष की आयु में शिशु में अपने साथियों के प्रति प्रेम का विकास हो जाता है। 3 साल का बच्चा होता है, उसे अपने साथियों के साथ खेलना अच्छा लगता है, उनके साथ घूमना अच्छा लगता है। तो आसपास बच्चे अपने घर पर ही किस तरीके से खेल खेलते हैं या खुद साथ में किस तरीके से मितव्यत व्यवहार के साथ रहते हैं। तो ये सब क्या है, प्रमाण है कि 3 वर्ष की आयु में ही बच्चों में अपने साथियों के प्रति क्या उत्पन्न होता है, प्रेम भावना उत्पन्न होती है। और साथ ही साथ क्या करते हैं, वो लोग खेलते भी हैं और साथ ही साथ हंसते भी हैं। अब एलिस क्रो ने क्या कहा है, शिशु अपने साथियों और बड़े लोगों के संवेगात्मक व्यवहार का अनुकरण करता है और उसे उन्हीं बातों से भय लगता है जिनसे उनको लगता है। जैसे कि अगर बड़ों ने कह दिया कि हाँ, भूत से डर लगता है, तो बच्चे के दिमाग में भी ये बात आ जाएगी कि हाँ हाँ, भूत ऐसा व्यक्ति है जिसे हमें भी डरना चाहिए। तो बच्चे ये अपने बड़ों से ही सीखते हैं, हाँ, किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए। ठीक है, तो यही यहाँ पर एलिस ने बताया है। अब स्किनर एवं हैरीमैन के अनुसार शिशु का संवेगात्मक व्यवहार धीरे धीरे अधिक निश्चित और स्पष्ट होता जाता है। उनके व्यवहार के विकास की सामान्य दिशा अनिश्चित और अस्पष्ट से विशिष्ट की ओर होती है। यहाँ पर भी वही बात कही गई है कि पहले बच्चों का जो व्यवहार होता है वो क्या होता है, अनिश्चित और अस्पष्ट होता है। जो उनका संवेग होता है वो अस्पष्ट और अस्थिर होता है, क्योंकि बच्चे बात बात पर रोने लगते हैं, बात बात पर खुश भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भी वही बात कही गई, लेकिन धीरे धीरे उन्हें यह समझ में आने लगता है कि मेरे खिलौने केवल मेरे नहीं है, सबको सबके साथ शेयर करना चाहिए, सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जोन्स ने क्या कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 वर्ष का शिशु सांप से नहीं डरता है, पर धीरे धीरे उसमें भय का विकास होता चला जाता है, क्योंकि घर वालों ने कहा कि कुत्ते से दूर रहो, सांप से दूर रहो, सांप काट लेगा, कुत्ता काट लेगा, बिल्ली पंजा मार देगी। तो इस तरीके से जब हम बच्चों को बताते हैं तब बच्चों को ये चीज पता चलती है, तब वो बच्चे भी क्या करते हैं, उनसे डरने लगते हैं। तो 3 वर्ष की आयु में वह अंधेरे में, पशुओं से और अकेले रहने से डरता है। 5 वर्ष की आयु तक वह अपने भय पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, यानी कि जो बच्चा है उसे यह समझ में आ जाता है कि किससे हमें डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए। धीरे धीरे वह अपने बड़ों का ही अनुसरण करके सीख जाता है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों ने शैशवावस्था में शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास देख लिया। अब हम यहाँ बाल्यावस्था में भी शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास देखेंगे। ये बहुत ही आसान है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए जल्दी देखिए, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास निम्न प्रकार से होता है। पहला है भार। बाल्यावस्था में बालक के भार में तीव्र वृद्धि होती है। 12 वर्ष के अंत में उसका भार 80 और 95 पाउंड के बीच में होता है। 9 या 10 वर्ष की आयु तक बालकों का भार बालिकाओं से अधिक रहता है। इसके बाद बालिकाओं का भार अधिक होना प्रारंभ या आरंभ हो जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि बाल्यावस्था में बालक के भार में तीव्र वृद्धि होती है और 12 वर्ष के अंत में उसका भार 80 से 95 पाउंड के बीच में हो जाता है। लेकिन 9 या 10 वर्ष की आयु तक बालकों का भार बालिकाओं से अधिक रहता है और इसके बाद 10 वर्ष के बाद क्या होता है, लड़कियों का जो वेट होता है वो बढ़ने लगता है। अब देखिए सिर व मस्तिष्क। बाल्यावस्था में क्रमशः परिवर्तन होता रहता है। 9 वर्ष की आयु में बालक के मस्तिष्क का भार उसके कुल शरीर के भार का 90% होता है। इसके बाद हड्डियां। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या और अस्थिकरण अर्थात दृढ़ता में वृद्धि होती है। इस अवस्था में हड्डियों की संख्या 270 से बढ़कर के 350 हो जाती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपने देखा तभी नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 270। लेकिन अब देखिए यहाँ पर बाल्यावस्था में 270 से बढ़कर के 350 तक पहुंच जाती है और जो हड्डियां हैं उनमें दृढ़ता भी आती है। अब दांत। अब देखिए 6 वर्ष की आयु के बच्चों के दांत गिरने शुरू हो जाते हैं। तो 4 वर्ष तक आपने देखा था दूध के दांत निकलते हैं और 6 वर्ष के बाद धीरे धीरे
8 वर्ष तक बच्चे के दांत जो है वो सारे के सारे दूध वाले टूट जाते हैं और सब अस्थाई दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। 6 वर्ष की आयु के बच्चों के दांत गिरने शुरू हो जाते हैं और उसकी जगह पर अस्थाई दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। तो 6-7 वर्ष की जो अवस्था होती है, इसमें दूध के दांत गिरने शुरू होते हैं और अस्थाई दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। अब विकास का महत्व, तो बाल्यावस्था में लगभग सभी अंगों का विकास होता जाता है। वह अपने सभी कार्य धीरे धीरे स्वयं करना सीख जाता है और यौन अंगों का भी विकास होता है। तो यहाँ पर बताया गया बाल्यावस्था में जो बच्चे हैं वे अपना कुछ कुछ काम करना, सभी कार्य तो नहीं, कुछ कुछ काम जो है वो करना सीख ही जाते हैं। तो सभी कार्य से मतलब यहाँ पर यही है कि बच्चे खाना देने पर खाना खा लेते हैं, वो खुद नहा भी सकते हैं, वो अपने काफी हद तक मैक्सिमम जो काम है वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो शैशवावस्था होती है, शून्य से लेकर के जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था, उसमें क्या होता है, उसमें जो बच्चा होता है वह पूरी तरीके से अपनी माता पर या अपने परिवार पर आश्रित होता है। लेकिन जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है तो वह धीरे धीरे अपने कामों को खुद करना सीख जाता है। अब बाल्यावस्था में मानसिक विकास भी देख लेते हैं हम, किस तरीके से बच्चों का मानसिक विकास होता है। तो मेंटल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड में देखिए, क्रो एंड क्रो के अनुसार जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक शक्तियों का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। जैसे कि 6वें वर्ष में जब बालक पहुंचता है तो देखिए क्या होता है, बालक बिना हिचके यानी कि 13 से 14 तक की गिनती वह गिन लेता है। बिना हिचके यानी कि बिना सांस लिए एक स्वर में ही 13 से 14 तक की गिनती वह आसानी से गिन सकता है। सामान्य प्रश्नों के उत्तर व चित्र को देखकर बनी वस्तुओं के नाम बता देता है। इसके बाद देखिए 7वें वर्ष में बालक जब पहुंचता है तो क्या होता है, बालक में 2 वस्तुओं के बीच अंतर करने की शक्ति का विकास हो जाता है। वह लकड़ी और कोयला, जहाज और मोटर कार में अंतर बता देता है। यानी कि बच्चा 2 वस्तुओं में अंतर करना सीख जाता है कि मोटर कार कहाँ चलती है, जमीन पर चलती है, जो जहाज है वो पानी में चलता है, इसके अलावा ऊपर भी उड़ता है। तो उड़ने वाला जहाज, पानी में तैरने वाला जहाज और सड़क पर चलने वाली गाड़ियां, इन सब में वह अंतर करना समझ जाता है। उसे लकड़ी और कोयले में अंतर समझ में आने लगता है। तो कुछ कुछ चीजें क्या है जो उसको समझ में आने लगती, 2 वस्तुओं में हमें अंतर कैसे करना है। फिर है 8 वर्ष की अवस्था में जब बच्चा पहुंचता है तब क्या होता है, बालक छोटी छोटी कहानियों व कविताओं को दोहराने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। वह किसी पैराग्राफ के 5 से 6 प्रश्नों के उत्तर भी वह दे सकता है। जब बच्चा 8 साल का होता है तो यही वह अवस्था होती है जिसमें बच्चों को ढेर सारी कविताएं, कहानियां सुनाई जाती हैं और बच्चा क्या करता है, उन कविताओं को दोहराता है और उनको सीख लेता है और एक्टिविटी करके उन कहानियों को दिखाता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जब बच्चा 9 वर्ष का होता है, बालक दिन, समय, दिनांक, मुद्रा, नाप तौल, गणना, द्रव्यमान, आयतन आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि जब बच्चे 9 वर्ष के होते हैं तो उन्हें यह बात समझ में आती है आज कौन सा दिन है, कितना टाइम हो रहा है, कौन सी डेट है, हमारे देश की मुद्रा क्या है, रुपया है, ये सब बच्चों को समझ में आने लगता है। नाप तौल यानी कि लीटर क्या होता है, मीटर क्या होता है, मीटर से हम क्या करते हैं, लंबाई को मापते हैं और किलो में हम क्या करते हैं, चीजों को तौलते हैं। तो ये बातें धीरे धीरे बच्चों को समझ में आने लगती हैं। आयतन के विषय में भी बच्चा जानने लगता है। अब जब बच्चा 10 वर्ष का होता है तब क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। 10 वर्ष का बालक 3 मिनट में 60 से 70 शब्द बोल लेता है। वह दैनिक जीवन में जो नियम परंपराएं होती हैं उनसे परिचित हो जाता है। तो आसपास उसके घर में या उसके घर में जो भी जिस तरीके से जो भी जिस धर्म को मानने वाले हैं उस धर्म की चीजें उस बच्चे को अपने रीति रिवाज, परंपराएं, अपने धर्म की समझ में आने लगती हैं और 3 मिनट के अंदर वह 60 से 70 शब्द बोल लेता है। अब जब बच्चा 11 साल का होता है तब क्या होता है, बालक में निरीक्षण व जिज्ञासा की योग्यता विकसित हो जाती है। निरीक्षण व जिज्ञासा यही वह समय है जब बच्चों को शिक्षक टूर लेकर के जाते हैं, घुमाने लेकर के जाते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर निरीक्षण करने की बहुत ही तीव्र जिज्ञासा होती है। अब जब बच्चा 12 वर्ष का होता है तब क्या होता है, बालक में तर्क व समस्या समाधान की योग्यता विकसित हो जाती है। वह किसी देखी हुई फिल्म की 75% बातें बता सकता है। यानी कि बच्चा जब 12 वर्ष का होता है तो वह किसी भी समस्या के समाधान की योग्यता रखता है, तर्क करने की क्षमता रखता है और अगर उसने कोई मूवी देखी है तो उसके 70% बातें उसको दिमाग में याद रहेंगी, सेम टू सेम वो किसी को भी उसको बता सकता है। अब देखिए बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास होता है बच्चे का, वो किस तरीके से होता है यह बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, संपूर्ण बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं।
बाल्यावस्था में संवेग अस्पष्ट व निश्चित होते हैं। बालक के संवेगात्मक विकास को विद्यालय का वातावरण व शिक्षक विशेष रूप से प्रभावित करता है। देखिए यहाँ पर जो शिक्षक है और जो विद्यालय का वातावरण है, ये बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। कैसे करता है? बच्चा यही वह उम्र है जब स्कूल में जाता है। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसके शिक्षक उससे किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, उसके विद्यालय में उसे किस तरीके से, उसके आसपास जो उसके दोस्त हैं वो उससे किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, विद्यालय का वातावरण कैसा है। बहुत ज्यादा बच्चों को प्रताड़ित तो नहीं किया जाता है, तो अगर बच्चे को प्रताड़ित किया जाता है बहुत अधिक, तो निश्चित रूप से बच्चा भय में रहेगा, और भय भी क्या है? एक प्रकार का संवेग ही है। तो इसलिए जो स्कूल का वातावरण है वो भी बच्चे को काफी हद तक उसके संवेग को क्या करता है? प्रभावित करता है। और शिक्षक का जो व्यवहार है बच्चे के प्रति, वह भी बच्चे के संवेग को प्रभावित करता है। तो दोनों ही क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको पता ही है कि यही वह बाल्यावस्था है जिसमें बच्चा विद्यालय में प्रवेश लेता है। आप लोगों को मैंने बताया है बाल्यावस्था में सबसे पहले कि बाल्यावस्था ही वह अवस्था है जिसमें बच्चा विद्यालय में प्रवेश लेता है। टोली या समूह में रहने के कारण बच्चों में पारस्परिक घृणा, द्वेष और ईर्ष्या पाई जाती है। यानी कि बच्चे अपना समूह बना लेते हैं और उसी समूह में रहते हैं, और दूसरे समूह के लोगों से क्या करते हैं? क्योंकि छोटे होते हैं बच्चे, नादान होते हैं, उन्हें यह समझ नहीं होती, तो वह क्या करने लगते हैं? वह घृणा करने लगते हैं। द्वेष, ईर्ष्या, ये सब भी क्या है? संवेग ही है। तो यह सब भी क्या है? संवेग ही है। और यह सब बच्चों के अंदर पनपने लगते हैं, वो स्कूल में जाते हैं। अब देखिए एलिस क्रो ने क्या कहा है? बालक अपने दोषों के परिणामों को सोचकर चिंतित होता है और अपने से अधिक भाग्यशाली बालकों से ईर्ष्या करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं बताऊं, अगर कोई बच्चा काम करके नहीं गया है विद्यालय में, तो उसे ये बात पता है कि आज टीचर की डांट मुझे मिलेगी, और जो बच्चा काम करके गया है वो तो खुश रहेगा कि बाकी लोगों को आज डांट पड़ने वाली। तो ये इस तरीके से बच्चों के अंदर भावना होती है जब वह बाल्यावस्था में होते हैं। तो वह बालक जिसने काम नहीं किया है, वह उसे इस बात का गिल्ट है, उस बात का उसे अपराध बोध है कि हाँ मैंने अपना काम नहीं किया है और मैंने कॉपी नहीं अपनी कंप्लीट की है, काम नहीं पूरा किया, तो सर जरूर मुझे डांटेंगे या मैम मुझे जरूर डांटेंगी। तो वह अपने दोषों के परिणाम को सोचकर क्या कर रहा है? चिंतित हो रहा है कि हाँ आज डांट पड़ेगी। अगर काम नहीं पूरा तो उसका क्या परिणाम होगा? डांट पड़नी है। और जो बच्चा वह देख रहा है, जो बच्चा काम पूरा करके आया, उसको लग रहा है कि ये कितना भाग्यशाली है, ये सर से मैम से डांट नहीं खाने वाला है। तो इस तरीके से ये भी होता है। और अधिक भाग्यशाली बालकों से बच्चा क्या करने लगता है? ईर्ष्या करने लगता है। वह अपने प्रति परिवार के सदस्यों के व्यवहार को कठोर मानता है। उसे लगता है कि मेरे साथ सब लोग गलत व्यवहार कर रहे हैं, और क्योंकि उसके विचार से वे उसके विचार को समझ ही नहीं पाते हैं, तो बच्चे को लगता है कि उसके परिवार वाले उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब एलिस क्रो के अनुसार बालक सामान्य रूप से प्रसन्न रहता है और दूसरों के प्रति उसका विद्वेष अस्थायी होता है। दोस्तों, बच्चे ईर्ष्या द्वेष तो रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उन्हें ये बात समझ में आती है कि किसी से भी ईर्ष्या द्वेष रखना अच्छी बात नहीं है और हमें मिलजुल करके ही रहना चाहिए। तो ये जो विद्वेष होता है, ये सब क्या होता है? बच्चे झगड़ा कर लेते हैं, फिर क्या होता है? फिर वो एक साथ रहने लगते हैं, मित्र भी बन जाते हैं। तो ये सब क्या है? झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन फिर क्या होते हैं? बच्चे एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। तो जो बाल्यावस्था की लड़ाइयाँ होती हैं या एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या होती है, वो सिर्फ बाल्यावस्था में कुछ ही समय के लिए रहती है, फिर खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने आज क्या क्या देखा? आज आप लोगों ने पूरी की पूरी शैशवावस्था में जितने भी परिवर्तन होते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास के रूप में इनको पढ़ा। फिर उसके बाद आप लोगों ने बाल्यावस्था में कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं, शारीरिक विकास होता है, मानसिक परिवर्तन या मानसिक विकास होता है, या संवेगात्मक परिवर्तन या संवेगात्मक विकास होता है, यह भी आप लोगों ने पढ़ लिया। तो इस तरीके से अब केवल किशोरावस्था बचा है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग इस वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों मुझे बताइएगा, क्योंकि आपके लिए मैं रेगुलर वीडियोस लेकर के आती रहती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा, अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। आप लोग का सारा सब्जेक्ट सही टाइम पर खत्म करना हमारी जिम्मेदारी है। आप लोग सारे वीडियोस को ध्यान से देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैं पहले ही सॉल्व करवा चुकी हूँ और फिर मैं करवाऊंगी आप लोगों को बहुत ही जल्द। आप लोग के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आए हैं सभी को हम सॉल्व करवाएंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, सी टेट हो, सबकी अच्छी हो और आप सभी लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की तैयारी कैसे करते हैं सभी के बारे में आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा जितनी वीडियोस मैंने पहले बनाई हैं सभी की लिंक आपको मिल जाएगी। यहाँ आई बटन पर भी आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए
सारी की सारी वीडियोस बिल्कुल फ्री हैं, इसकी पीडीएफ भी हम बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। तो हमारे लिए आप लोगों का भविष्य बहुत मायने रखता है। आप लोग मेहनत करिए, आप लोग जैसे शिक्षक बनिए, यही हमारा लक्ष्य है आप लोगों को पढ़ाने का, आप लोगों को गाइड करने का। तो आप लोग प्लीज अधिक से अधिक फ्रेंड्स को अपने जोड़िए हमारे चैनल से, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम से भी आप जुड़िए। ऐप हमारा है, ऐप को भी आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आप बहुत सारे टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं और अपना और अच्छे से स्कोर भी देख सकते हैं कितना आपने किया। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ऐप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, आपको सारी चीजें बिल्कुल फ्री फ्री मिल रही हैं, कहीं पर कोई चार्ज नहीं है। आपके लिए फ्री इसलिए है ताकि आप लोग अपनी तैयारी बेहतर कर पाएं कम से कम समय में, और अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएं एग्जाम में। तो आप सभी लोग ऐसे चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए, और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताइए। आप सभी लोग भावी राष्ट्र के निर्माता हैं। आप सभी लोग अच्छे से मेहनत से पढ़ें और हमारा देश आगे बढ़े, हमारे देश की तरक्की हो। तरक्की तभी होगी जब टीचर मेहनत करेंगे, टीचर मेहनत करेंगे तो बच्चे आगे निकलेंगे, बच्चे आगे निकलेंगे तो देश का विकास होगा ही होगा। तो इसीलिए आप लोग ऐसे ही बने रहिए चैनल से, और हम सभी लोगों को मिलकर के एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना है, अच्छे शिक्षक का निर्माण करना है। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग ऐसे ही बने रहिए, और हर चीज आपको फ्री में मिल रही है, ये बात मैंने आपको बता ही दी आज। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सारे वीडियोस को देखेंगे और अपने कॉलेज फ्रेंड्स को व्हाट्सएप ग्रुप में भी जरूर शेयर करेंगे इस वीडियो को। अधिक से अधिक प्रशिक्षु हमारे जुड़े और इन वीडियोस का लाभ लें, ताकि आप सभी लोग जल्द से जल्द शिक्षक बन पाएं और अपने सपने को, अपने माता पिता के सपने को पूरा कर पाएं। इसी विश्वास के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूंगी, और अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।